आज हम देखेंगे औसत लागत की गणना। तो औसत लागत की गणना निम्न दो रूपों में की जाती है। पहला है वास्तविक लागत के रूप में औसत लागत और दूसरा होता है मुद्रा के रूप में औसत लागत। तो हम देखते हैं कि वास्तविक लागत के रूप में औसत लागत की जो गणना है वो कैसे की जाती है। तो औसत लागत की गणना यह धारणा जो है इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित और बहुप्रयोगात्मक होते हैं। अर्थात जो उत्पत्ति के साधन है या वस्तु के उत्पादन के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं और उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग भी होता है बहुत सी चीज़ों में। चूँकि प्रत्येक साधन सीमित है इसीलिए उसको सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्या है, साधन तो है सीमित है इसीलिए उसको सभी प्रयोगों में पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करते। समाज की दृष्टि से उसको किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है कि उसको अन्य उद्देश्य में प्रयोग करने का अवसर त्याग करना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे, उसका बहुप्रयोगात्मक होते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों में प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन एक अगर वस्तु का निर्माण करने में उसका प्रयोग किया जा रहा है तो उसको दूसरे अवसर का त्याग करना पड़ेगा। और किसी एक वस्तु के उत्पादन की लागत वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ रहा है। अतः वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है औसत लागत कहलाती है। अगर संक्षेप में देखें तो किसी एक वस्तु के उत्पादन की लागत अन्य वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ रहा है। क्या है, किसी अन्य वस्तु की वे मात्राएं जिनका हमें त्याग करना पड़ रहा है। जैसे कि देखो, बंदूक बनाने की औसत लागत मकान की वह मात्रा होगी जो बंदूक बनाने के लिए साधनों के प्रयोग के कारण हम पैदा नहीं कर सकेंगे। बंदूक और मकान बनाने के लिए सामान चाहिए और साधन सीमित है इसीलिए हम बंदूक बना सकते हैं या मकान। और इस प्रकार उत्पादित वस्तु की लागत को उसमें लगे साधनों में व्यक्त ना करके उस वस्तु में व्यक्त किया जा सकता है जो उत्पन्न नहीं किया जा सकता या सकती, या उत्पन्न ना की जाने वाली वस्तु एक प्रकार का खोया अवसर है और इसीलिए यह उस वस्तु की लागत है जो वास्तव में उत्पन्न की गई है। अगर हम उदाहरण से इसे देखने का प्रयास करें तो देखो, उदाहरण में क्या दिया गया है। यदि एक कृषक 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है और वह यदि इन्हीं साधनों से 120 क्विंटल जौ उत्पादन कर सकता है तो 100 क्विंटल गेहूं की औसत लागत 120 क्विंटल जौ है। अर्थात इसको उत्पादित करने के लिए उसने इसका क्या किया है, त्याग किया है। तो इसकी जो औसत लागत होगी क्या होगी, 120 क्विंटल होगी। और इसी प्रकार यदि बढ़ई एक दिन कार्य करके एक मेज या 2 कुर्सियां बना सकता है तो कहा जाएगा कि एक मेज की औसत लागत 2 कुर्सियां हैं जो एक मेज के बदले में तैयार की जा सकती थी। तो यही है, क्या है, वास्तविक लागत के रूप में औसत लागत। अब देखते हैं मुद्रा के रूप में औसत लागत की गणना कैसे की जाती है। अब देखो, मुद्रा के रूप में औसत लागत क्या है। तो किसी वस्तु को पैदा करने की औसत लागत को क्या है, किसी वस्तु को पैदा करने की जो औसत लागत है उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में औसत लागत को हस्तांतरण आय या कीमत लागत कहते हैं। क्या है, मुद्रा के रूप में अगर उसे व्यक्त करेंगे तो जो औसत लागत होगा उसको हम क्या कहेंगे, हस्तांतरण आय या कीमत लागत कहते हैं। किसी साधन की औसत लागत वह कीमत है जो उस साधन को, क्या है, किसी साधन की जो औसत लागत होगी वो वह कीमत होगी जो उस साधन को उसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। स्पष्ट है कि किसी उद्योग में साधन विशेष की लागत उस आय के बराबर होती है। किसके बराबर, साधन विशेष की जो लागत होगी वो उस आय के बराबर होती है जो उसे दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त हो सकती थी। कौन सी, मतलब एक वस्तु का क्या कर रहे हैं, संसाधन इसमें लग रहा है। अब दूसरे वस्तु में अगर हम संसाधन को लगाते तो जो इनकम हमको प्राप्त होता, क्या होता, जो आय हमें प्राप्त होता वही क्या कर रहे हैं, हम जो पहली वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसमें प्राप्त करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या है, किसी उद्योग में साधन विशेष की लागत उस आय के बराबर होती है जो उसे दूसरे वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त हो सकती थी। अगर हम देखो इसको उदाहरण के माध्यम से अगर समझे, एग्जाम्पल के माध्यम से, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, मान लीजिए एक मजदूर को कपड़ा उद्योग में कार्य करने पर 700 रुपये जो है मजदूरी मिलती है और यदि मजदूर किसी अन्य उद्योग में कार्य करता तो भी 700 ही मिलते। तो यहाँ उस मजदूर की औसत लागत क्या है, 700 मानी जाएगी।
और माना एक कृषक जो कृषि मजदूर है वो गांव को छोड़कर शहर में किसी कारखाने में 500 रुपये की नौकरी करने लगता है और यहाँ पर उस मजदूर की अवसर लागत या विकल्प त्याग की वह राशि है जो गांव में मजदूरी करके कमा रहा था वो। तो क्या है, जैसे कि उसको बनाए रखना है किसी मजदूर को, यहाँ इनको दे रहे हो कितना 700 रुपये मिल रहा है, अगर यहाँ 800 रुपये मिलेगा तो क्या करेंगे, ये मजदूर यहाँ चले जाएंगे। तो इसे यही अर्थात बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए, देखो यहाँ पे दिया भी होगा, किसी वस्तु को पैदा करने की अवसर लागत को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और मुद्रा के रूप में अवसर लागत को हस्तांतरण आय या कीमत लागत कहते हैं। तो किसी साधन की अवसर लागत वह कीमत है जो उस साधन को उसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है, उसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें देखो दिया है, अगर दूसरे कारखाने में उसको 800 रुपये मिल रहा है तो ये हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि जो पहले वो काम कर रहा है जहाँ, वहाँ उसे मजदूरी कितनी मिले, 800 रुपये मिले। तो उसे उसी उद्योग में बनाए रखने के लिए क्या है, उसकी कीमत जितनी डिसाइड होगी ना, वही है मुद्रा के रूप में अवसर लागत। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो अवसर लागत की विशेषता अगर हम देखें तो देखो, अवसर लागत की व्याख्या वास्तविक लागत के रूप में और मुद्रा के रूप में की जा सकती है। हमने देखा है कि अवसर लागत जो होते हैं वो दो तरह से उसका गणना भी कर सकते हैं हम, एक होता है वास्तविक लागत के रूप में और एक होता है मुद्रा के रूप में। तो ये क्या है, इसकी जो व्याख्या है वो वास्तविक लागत के रूप में भी की जा सकती है और मुद्रा के रूप में भी की जा सकती है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि अवसर लागत की धारणा सभी प्रकार के साधनों तथा सभी प्रकार के उद्योगों पर समान रूप से लागू होती है। जो अवसर लागत की जो धारणा होगी, कॉन्सेप्ट होगा, वो सभी प्रकार के जो साधन हैं और जितने भी उद्योग हैं उन सब में समान रूप से लागू होती है। अगर तीसरा देखें तो यदि किसी साधन का एक ही प्रयोग संभव है, कोई भी साधन है उसका एक ही प्रयोग कर सकते हैं अर्थात वो पूर्णतया विशिष्ट है, तो उसके दूसरे उपयोग के अभाव में उस साधन की अवसर लागत शून्य होगी। अर्थात कोई ऐसा संसाधन है जिसको हम केवल एक बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्या है, उसकी अवसर लागत भी शून्य होगी, क्योंकि उसको हम दूसरे वस्तु के उत्पादन में तो प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो, मुद्रा के रूप में अवसर लागत को व्यक्त करते समय, जब हम मुद्रा के रूप में अवसर लागत को व्यक्त करते हैं तो इसमें स्पष्ट लागतें और अव्यक्त लागतें दोनों को शामिल किया जा सकता है। क्या किया जाता है, जब मुद्रा के रूप में हम अवसर लागत को व्यक्त करेंगे तो उसमें स्पष्ट लागत और अव्यक्त लागत दोनों शामिल किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि अवसर लागत की धारणा का महत्व क्या है।